जी हाँ मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सएसआईएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं और इतिहास में ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। के अंतर्गत हम 12 अध्यायों को देखेंगे। छोटे छोटे अध्याय हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके काम की आएगी, चाहे आप इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए तैयार करें या प्रीलिम्स के लिहाज से या मेंस के लिहाज से, ये तीनों जगह काम आएगी। ऑप्शनल पेपर भी अगर आपको हिस्ट्री रखना है क्योंकि ठीक ठाक स्कोर आता है, 300 प्लस स्कोर आए हैं और टॉप 100 में भी कई बच्चे आ चुके हैं हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट से। तो मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री इतना ज़्यादा टफ है और प्रीलिम्स में भी इसका बर्डन करीब 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसीएस, अगर स्टेट पीसीएस की बात करें तो वहाँ भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और जब तक आपको हिस्ट्री का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता आपको बड़ी किताबों से, चाहे वो राम शरण शर्मा की हो, विपिन चंद्रा हो, सतीश चंद्रा हो, तो ये किताबें क्या है ना, आपको एक ब्रॉड नॉलेज देती हैं और ब्रॉड नॉलेज तभी काम करता है जब आपका बेसिक क्लियर होता है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी एक रामबाण है और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सारी एनसीईआरटी करते हैं तो ये मान के चलिए पीसीएस स्तर पर लगभग 10 क्वेश्चन और आईएएस स्तर पर लगभग 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और आते भी हैं। और लोगों का कहना है कितने कम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसके पढ़ने का फायदा क्या है? देखो, फायदा ये है कि हो सकता है इससे सीधे क्वेश्चन ना पूछे जाते हों, लेकिन आपको बेसिक अगर अपना बेहतर करना है, आपको बेसिक बेहतर तरीके से तैयार करना है तो इनको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अध्याय में कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे बात करेंगे। आरंभिक मानव की खोज में भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी पहले जो मनुष्य हुआ वो भोजन को कैसे देखता था, वर्तमान में संग्रह करने लगा, फिर धीरे धीरे इकट्ठा करने लगा जानवरों को मार के, फिर उत्पादन भी करने लगा। आरंभिक नगर कहाँ पाए गए हैं, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, यानी जो आपके पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं, चाहे वो कब्रें हों, सिक्के हों, इमारतें हों, ठीक है, बुक्स हों, तो वो हमें क्या बताती हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न एवं नए विचार। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया, यानी 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। उसके बाद कहा जाता है अशोक ने युद्ध नहीं किया। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, व्यापारी राजा तीर्थयात्री, नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र और किताबें, यानी ये 12 चैप्टर है, लगभग 122 पेज। 10 पेज मिल मान के मत बात करो। अब हम देखो, सबसे पहले तो कुछ परिभाषाएं देखेंगे, उसके बाद सोर्स उनके क्या है, स्रोत देखेंगे, है ना, अतिरिक्त जानकारी, अन्यत्र और उपयोगी शब्द जो प्रीलिम्स के लिहाज से या मेंस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम देखेंगे। प्रत्येक अध्याय को कई भागों में बांटा गया है ना, क्या है अन्यत्र नाम, एक अन्य भाग, है ना, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। अगर आपके पास किताब है तो उसको देख सकते हैं। अब देखो, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। जब भी हम किसी चीज की तैयारी करने के लिए, कभी भी कोई भी तैयारी आप करिए, चाहे आईएएस की करिए, पीसीएस की करिए, पुलिस की करिए, या कुछ भी तैयारी करिए, कोई भी आप प्रिपरेशन करने के पहले आपको, हमें क्यों करनी चाहिए, ठीक है, क्या जरूरत है हमें, सोर्स क्या है, कैसे क्या काम करेगा, ये सारी चीजें अपने आप से पूछना चाहिए। जैसे आपकी तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्या है आईएएस, ठीक है, कब से स्टार्ट करना है, कहाँ पर जाके तैयारी करें और कैसे करें, ये एक मूलभूत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो उसी तरह हमारे, जब हम इतिहास को जानने के लिए बात करते हैं तो हम ये सारी चीजें देख सकते हैं, क्या है, कब है, कहाँ है और कैसे है। अब रसीदा का सवाल, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले, यानी 100 ईयर्स एगो। आप बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं, है ना, 100 ईयर्स एगो, लॉन्ग टाइम एगो, है ना, तो वो लंबे समय वो कैसे संग्रह रहा होगा, या सोचने लगे कोई कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो उसका सोर्स क्या है, किताबें हैं, बिल्डिंगें हैं, है ना, अन्यत्र चीजें हैं। कैसे पता लगा, या जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, न्यूज़पेपर देख सकते हो, अखबार देख सकते हो। पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जो उस समय स्मृति में हो, यानी अपने माता पिता से, कि जब आप पैदा हुए उसके पहले क्या हुआ होगा, तो आपके माता पिता बखूबी जानते होंगे। आपके दादा दादी से 50-60 साल पुरानी बातें वो आप जान सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, अगर आपको 1500 वर्ष पहले जानना हो, या आपको आरंभिक मानव जब आया
10,000 ईसा पूर्व के आसपास नवपाषाण काल के बारे में जानना हो, है ना, तो वो सब कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हमें सोर्स चाहिए। ठीक है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब देखो, जब पहले पहल कोई इंसान बना होगा, ठीक है, यानी होमोसेपियंस जो मानव रहा होगा, तो उसके लिए तो यही है, वो कैसे खाता था, कैसे कपड़े पहनता था, किस तरह के घर में रहता था। शिकारी की था तो शिकार कैसे करता था, पशुपालक था तो पशुओं को कैसे पालता था, कैसे उनको इकट्ठा करता था, है ना। अगर कृषक था तो कृषि कैसे करता था, बीजों को कैसे इकट्ठा करता था, और उन बीजों से खाने लायक चीज सामान कैसे इकट्ठा करता था, है ना। तो वो सारी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो देखो, बेसिक चीजें हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई जाती हैं। तो कक्षा 6 की अर्सी ऐसे रेफरेंस आपको तैयार करनी चाहिए, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, 2 दिन में खत्म हो जाएगी अगर ठीक से पता। अब एक मानचित्र दिया गया है पृष्ठ 2 पे, नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब नर्मदा कहाँ है? नर्मदा और ताप्ती महाराष्ट्र एमपी से निकलती है, महाराष्ट्र आती है, फिर सीधे गुजरात, सूरत होते हुए, गुजरात होते हुए क्या करती है? ठीक है। अब देख सकते हो, ये मानचित्र बहुत काम का है। ये है काबुल नदी, अफगानिस्तान, सुलेमान श्रेणी है, ये किरदल श्रेणियां हैं। ये सिंधु नदी है, सिंधु की पहली सहायक नदी है, झेलम सबसे ऊपर, फिर उसके बाद चिनाव है, फिर रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ये हमारा थार का रेगिस्तान है। और ये देखो, विंध्य पर्वत श्रृंखला है, चंबल है, यमुना नदी है, गंगा नदी है, सोन नदी, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से निकलती हैं। ठीक है। ये इधर महानदी है, गोदावरी है, दक्कन है। तो हमारी जो पुरानी सभ्यताएं थी ना, वो लगभग इन्हीं इन नदियों के आसपास, कुछ बहुत यहाँ पर, है ना, कावेरी नदी के किनारे, है ना, यमुना, गंगा, है ना, यहाँ पर फैले हुए थे। तो यहाँ पर धीरे धीरे कैसे पता लगा? पानी ज्यादा था, लोग कैसे जीवन यापन करते रहे होंगे, कृषि पे स्टार्ट कैसे हुआ, लोगों का जब प्राथमिक रूप से स्टार्ट हुए तो कैसे काम किया होगा। तो वो सारी चीजें, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये मैप आपके लिए बेसिक मैप है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो, बंका नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, गारो पहाड़ियां हैं, गंगा नदी यहाँ बांग्लादेश आ जाती है ना। पूर्वी घाट ये आपका, पश्चिमी घाट अरब सागर, और ये अंडमान, और नीचे लक्षद्वीप समूह। ठीक है। तो ये आपने देखा। अब मानचित्र सिंधु, उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटित लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2500 वर्ष पूर्व हुआ मतलब गंगा के किनारे तो तब आए जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने अवसान की तरफ गई, तो उसके बाद गंगा घाटी की तरफ लोग बढ़े। अब दक्षिण एशिया, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, पड़ोसी देशों को दर्शाता है। तो ये दक्षिण एशिया के तहत आते हैं। जो साउथ एशिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें तुम्हारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारे तुम्हारे दक्षिण एशिया के देश कहे जाते हैं। गंगा एक सहायक नदी, सोन का पता लगाओ। सोन आपने देखा यमुना और गंगा के नीचे बसती है, वहां से फिर धीरे धीरे, और इन्हीं के आसपास मगध का क्षेत्र था। मगध वहीं जहां का शासक सबसे पहली बार बिंबिसार बना, उसका बेटा अजातशत्रु था। तो ये भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक विशाल राज्य स्थापित होता है, और धीरे धीरे उसमें चंद्रगुप्त मौर्य आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चाणक्य का नाम प्रसिद्ध होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उसके पहले भी कई वंश है, नंद वंश है ना, काला शोक आया। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब यात्रा कैसे की? कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। देखो, उस समय क्या होता था ना, संसाधन हमारे पास इतने नहीं थे। यात्रा करने के लिए हमारे पास इतने ज्यादा संसाधन नहीं होते थे। हमें पैदल या जानवरों के माध्यम से, फिर बैलगाड़ी बनी, तो इस तरह हमने यात्रा करना शुरू किया। आज तो क्या है, हवाई जहाज में बैठे अमेरिका पहुंच गए, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का सफर लगा। ट्रेन से आपने दिल्ली में बैठे, और दिल्ली से किसी भी स्थान पे ट्रेन से चल दिए। मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, साइकिलें हैं, और भी कई आधुनिक यंत्र हैं जिसके माध्यम से हम लंबी दूरी की यात्राएं बहुत कम समय में कर लेते हैं। लेकिन पहले का ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि लोगों को महीनों, 2 महीने, 4 महीने लगते थे यात्रा करने में। अगर मान लिया उनको
दक्षिण से लेकर उत्तर के बीच की यात्रा करनी है तो आने में उनको कम से कम 4 महीने लगेंगे। तो ये होता था, संसाधन कम थे और क्या था, तो जानवरों के माध्यम से घोड़ा बैलगाड़ी या ये सब चीजों से यात्राएं करते थे। फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थी, यानी जब आपके पास संसाधन नहीं होते तो आप जीवन जीने का तरीका ढूंढ लेते हैं। मनुष्य की एक सबसे बड़ी खासियत है कि जब भी उसके पास समस्या आती है ना, तो वो निराकरण की अगर तलाश करना चाहता है तो वो निराकरण उसको मिल जाता है। उसको निराकरण के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। जब भी आप तैयारी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट होते हैं तो पहले पहले आपको कुछ नहीं मालूम होता है, फिर धीरे धीरे चीजें बदलती जाती हैं और आपकी नॉलेज में इजाफा होता जाता है। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी क्या होता था काम की तलाश में, जैसे वर्तमान में लोग यूपी बिहार हरियाणा, है ना, यहाँ पर क्या है प्रवासी का जीवन जीते हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ काम की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में, एजुकेशन के लिए, अन्य चीजों के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, आपने, है ना, युद्धग्रस्त क्षेत्र रहे हैं, खासकर मध्य एशिया और दक्षिण एशिया काफी सारे युद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा कि मेलुहा लोग नाव के माध्यम से, है ना, स्थल के माध्यम से क्या करते थे, यूनान तक व्यापार करते थे, मिस्र की सभ्यता तक जाते थे। मिस्र में भी कई सारी चीजें मिले हैं, तो वहां तक यात्राएं करते थे। तो कैसे कर लेते थे भाई, बड़ी बड़ी चीजें, है ना, कुछ ऐसी मूल्यवान वस्तुएं थी जिनका आदान प्रदान किया जाता था और वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो वहां से चीजें लेकर आते थे, तो यहाँ बेचते थे, यहाँ से चीजें लेकर वहां जाते थे, ये सारी चीजें चलती थी। धार्मिक उन लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। ठीक है, कुछ लोग उत्सुक होते हैं कुछ काम करने के लिए, तो वो उस समय भी क्या था, उत्सुकता बस यात्रा करते थे कुछ नई चीज पता लगाने के लिए। जैसे कोलंबस ने अमेरिका खोज डाला, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा क्या हुआ 1498 में, डिगामा, वास्को डिगामा भारत आया और नए रास्ते की खोज की, कहाँ से, केप ऑफ गुड होप होते हुए। पहले रास्ता कहाँ था, पहले मध्य एशिया से हम ऊपर आते थे, लेकिन वहां पर जब आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया तो यूरोप के लिए भारत का मार्ग बंद हो गया, तो वास्को डिगामा ने एक नया मार्ग खोज डाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हुई, उत्सुकता बस हुई, है ना। लोग अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए धीरे धीरे क्या करते हैं, रास्तों की खोज कर लेते हैं। तो ये हुआ, इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अगर ये यात्राएं ना होती तो क्या एक दूसरे को लोग जान पाते, यूरोप की सभ्यताएं कैसी थी या मिस्र कैसा था, ये सब नहीं पता लगता हमें उस समय। ठीक है, अब मानचित्र को देखना है, पहाड़ियां पर्वत समुद्र इस उपमहाद्वीप की सीमा का प्राकृतिक निर्माण करते हैं। अब भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद ये थार इधर तक आ जाती है, हिमालय पर्वत श्रृंखला पंजाब तक, उसके बाद थार का रेगिस्तान, फिर गुजरात से समुद्र तट शुरू हो जाता है जो कहाँ तक जाता है, फिर बांग्लादेश तक आपको घेर देता है। तो उपमहाद्वीप ये सारे देशों से अलग कर लेता है, एक महाद्वीप सा बना लेता है ना। तो इसलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना क्या था, आसान नहीं था। कैसे, जब संसाधन नहीं होंगे, आपके पास गाड़ियां नहीं होंगी, आप तो आधुनिक यंत्र हैं, उस समय नहीं होते थे, तो कैसे पार करेंगे। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। अब जो भी करना चाहता है, होता है ना कि डर के आगे जीत है। डर के आगे का मतलब ये है कि अगर उत्सुकता बस कोई काम करना शुरू करते हो, तो अगर उसको पूरे मनोयोग से करते हो, पूरे प्रयास से करते हो, तो उसमें आपको सफलता मिल ही जाती है, देर सवेर आपको सफलता मिलती है। जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, काफी लोग 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट देते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, कभी कभी 9वें अटेम्प्ट में या 10वें अटेम्प्ट में सफलता मिल जाती है। तो जो मनोयोग से करेगा उसका काम होगा। ठीक है, और कहते हैं ना, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वह क्या गिरे जो घुटनों के बल चढ़े। तो जो लोग ऐसा कर सकते थे उन्होंने ऐसा किया, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप से बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाया। अब कौन कौन आया, पूर्ण कुषाण, है ना, ये सारे लोग आए कि नहीं आए, शुंग वंश आया, मूण आए, है ना। तो इस तरह से काफी लोग आते गए, बसते गए,
और भारत में ही क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। 100 वर्षों तक से पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों तो अपनाते रहे। अब देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया सब इंडस से निकलता है। इंडस कहाँ है? सिंधु। ठीक है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, देख सकते हो कहाँ है। पाकिस्तान के बगल में ईरान ही मिल जाएगा आपको। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंध को हिंदूस या इंदुस और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश था, भाई सिंधु नदी ऐसे आती है। और ये कहाँ से आते थे? इधर से आते थे, यूनान ईरान से। तो इधर के रहने वाले को इस जो क्षेत्र था ये भारत, जिसको आज हम भारत के नाम से, इंडिया नाम से, हिंदुस्तान नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते थे? इंदोस बोलते थे या इंदूस बोलते थे। और इसी से लिए इंडस बन गया। ठीक है। इंडिया नाम का, भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। भरत नाम का प्रयोग, इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद कब है, कब लिखा गया? 1500 से 1000 ईस्वी के आसपास ऋग्वेद का संकलन किया गया। तो इसी में मिलता है भरत शब्द का, एक कृति है। अब देखो ये क्या है? पांडुलिपियां हैं। तो ये प्राकृत संस्कृत है, इसको प्राकृत संस्कृत बोलते हैं। अब इनको संग्रहित किया जा रहा है। भारत सरकार इसके लिए काफी प्रयास कर रही है। ताड़ पत्रों से बनी होती थी। पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, या पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ये देखो होल बने हुए हैं, इसी में बांध दिया जाता था। बुर्ज के पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये बुर्ज के पेड़ से बनी ताम्रलिपि है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका है लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, यानी जो उस समय लोगों ने साहित्य लिखा उनको देख लो। अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, है ना। अगर पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। हाथ होता है पांडु, लिपि माने लिखा गया। अंग्रेजी में पांडुलिपि में प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। लैटिन में मैनु शब्द का अर्थ होता है हाथ। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कितने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। भाई भुर्ज के पेड़, है ना, छालों से बनी थी, तो क्या करें, दीमक लग गया, नष्ट कर हो गई, जल गई, या कुछ भी हो गया, पानी पड़ा सड़ गई। और लेकिन फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं हमारे पास। वो हमारे आरंभिक साक्ष्य हैं, मंदिरों विहारों से प्राप्त होती हैं। ये याद रखना, ये कब की हैं? 1500 ईसा पूर्व के बाद की हैं। 1500 1000 ऋग्वेद वैदिक कालीन, है ना। फिर 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक कालीन। उसके बाद भी कागज की खोज तो काफी बाद में हुई, 13वीं 14वीं शताब्दी में, है ना। उसके पहले सब इन्हीं में, पत्थरों पे, कागज पे, इस पे, पेड़ों की छालों में, है ना, तांबे के बर्तनों में उनकी छाल बना करके ऐसा उत्कीर्ण कराया जाता था, जिसे अशोक के अभिलेख आज भी देख सकते हैं। तो यारो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी विषयों की चर्चा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ धर्म के आधार पर ही लिखी गई है। इसमें साम्राज्यों के बारे में, जैसे आप अर्थशास्त्र चाणक्य का लिखा हुआ देखेंगे तो उसमें राजनीतिक जीवन की काफी चर्चा मिलेगी। ठीक है। उसके 7-8 भाग हैं। हमारे महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। जैसे महाकाव्य में रामायण और महाभारत, कविताओं और नाटक में जैसे कालिदास के लिखे हुए नाटक हैं, और कई सारी कविताएं हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। जैसे तमिल संस्कृत के बारे में देखोगे, तमिल में मिलेंगे। पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म में किया गया। जैन धर्म में आपको प्राकृत भाषा मिल जाएगी। ठीक है। और प्राकृत भाषा का, संस्कृत का प्रयोग विद्वान लोग करते थे। ठीक है। या कह सकते हो पुजारी या ब्राह्मण, ये लोग करते थे। और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जन सामान्य लोग। हम अभिलेखों का भी अब कर सकते हैं। एपिग्राफी बोलते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, ये देख सकते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। अशोक के शासक का नाम लिखा हुआ है। विषय में अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं।
जब हम कुछ बोलते हैं पढ़ते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं खड़ी बोली या हिंदी या अंग्रेजी, लेकिन जब हम लिखते हैं हिंदी को लिखते हैं तो उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है ना। तो भाषा और लिपि में अंतर होता है। भाषा बोलने के लिए मौखिक होती है और लिपि रिटन के लिए होती है, लिखने के लिए। तो ये अपने कार्यों के विवरण, उदाहरण के लिए कई शासक लड़ाइयों में अत्यंत विजयों का लेखा करते हैं। जैसे 13वां शिलालेख जो लिखा गया है वो कलिंग युद्ध के बारे में है ना। अब कठोर सतह पर लिखने से क्या होता है, जल्दी चीजें मिटती नहीं। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, और इन का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद्ता पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जैसे कांसे की नर्तकी आपने सुना होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो क्या है, हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है। औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, लद्भांड भी बोलते हैं। जैसे देख सकते हो यमरट भांड, ये काफी प्राचीन है। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, चित्र बने हुए हैं। तो ये लिपि की तरह प्राप्त है। इस तरह के पात्रों को 47 वर्ष पूर्व होता था। अब 2023 में चल रहे हैं, तो लगभग 2000 वर्ष ये हो गए, और 2500 वर्ष और मिला लो तो कितने, 4500 वर्ष हो गए। तो इसका मतलब क्या है, तो लगभग जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां की ये सारी चीजें हैं। और सिक्कों के प्राप्त के लिए छानबीन खुदाई भी करते हैं। देखो, पुरातत्व क्या करता है, पुरातत्वविद खोदता है जमीनों को। और खोदना दो प्रकार से होता है, एक तो सीधे सीधे और एक साइड से खुदाई होती है, हॉरिजेंटल, जिसको हम ट्रेंड के हॉरिजेंटल या कुछ चीजें कहते हैं। खड़ी खुदाई में काफी सारी चीजें नष्ट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जो क्षैतिज खुदाई होती है ना, उसमें चीजें बच जाती हैं। धीरे धीरे उनको साफ किया जाता है, और ये लॉन्ग प्रोसेस है, काफी खर्चे वाला काम है। इसलिए ज्यादातर जगहों पर ये साइटें नहीं चल पाती। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर या जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, और उनसे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, सड़ जाती हैं। दाने, लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। अब पांडुलिपि, ये सारी चीजें हैं। अतीत एक या अनेक। देखो, अब इतिहासकार जब किसी चीज को लिखता है ना, वो कई प्रकार से लिखता है। सबका अपना अपना एक माइंडसेट होता है, माइंडसेट के हिसाब से लिखा जाता है। तो कोई कोई चीज प्राप्त करता है तो उसके बारे में खोजबीन करता है, बताता है। और कभी कभी कोई कोई उसके बारे में कुछ अलग प्रकार की सूचना देता है। तो कभी यही सारी चीजें क्या होती हैं, कभी कभी अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो तुमने पुस्तक के शीर्षक में अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ठीक है। और यह ध्यान दिलाने का के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग इस अतीत में अलग अलग मायने थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के अपने अलग मायने थे, नवपाषाण कालीन लोगों के अपने अलग मायने थे, नावदा टोली वगैरह के लोगों के अलग मायने थे, मिस्र के लोगों के अपने अलग मायने थे। तो सबका अपना अपना एक अलग मोटिवेशन था, अलग अलग चीजें थी। उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों के जीवन राजा और रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से बहुत भिन्न था, है ना। अब जो पशुपालक होगा उसका कृषक से भिन्न होगा, जो कृषक होगा उसका पशुपालक से। कभी कभी ज्यादातर जो कृषक होते हैं वो पशुपालन भी करते हैं, लेकिन उनका जीवन राजा रानियों से तो भिन्न होगा ही। ये सामान्य जीवन जिएंगे, ये अच्छा जीवन जिएंगे। व्यापारी को का शिल्पकारों से बेहतर होगा, क्योंकि व्यापारी क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं, दूर दूर से नई नई चीजें लाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। शिल्पकार एक जगह पर बैठ करके शिल्प बनाता है और वो व्यापारियों को दे देता है, व्यापार करते हैं। तो उनका जीवन भिन्न भिन्न होता है, खान पान में, उनके पहनावे में, उनके सांस्कृतिक रीति रिवाज में, व्यवहार में, सभी चीजें अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत हम शहर में रहते हैं तो पिज्जा, बर्गर, मोमोज, है ना, और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं। कबाब, पराठा हो गया, छोला भटूरा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ खाते हैं। लेकिन अंडमान चले जाओ तो वहाँ क्या होगा, आज भी मछली पकड़ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं, उनकी वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, है ना, और वो हमसे कटे हुए हैं थोड़ा सा। तो इसलिए वो क्या है, उनकी जो खाद्य आपूर्ति है वो अलग प्रकार की है, हमारी जो खाद्य चीजें हैं वो अलग प्रकार की हैं। जब हम पहले इस तरह जीवन यापन करते थे तो हम अलग प्रकार के थे, ठीक है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, सबके अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, खान पान के तरीके हैं।
कोई कुछ भी खा सकता है, इसके लिए कोई ये नहीं होना चाहिए कि अरे भाई तुम मीट क्यों खा रहे हो, मीट नहीं खाना चाहिए, पाप होता है। अरे भाई तुमको घास फूस खानी है तुम खाइए, है ना, लेकिन सलाह मत दीजिए। खाने पीने के मामले में थोड़ा ये बरतना चाहिए कि सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना तरीका है, तो चीजें अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। ओके, तो वो सारी चीजों पर आप कमेंट नहीं कर सकते। जैसे भारत में कहा जाता है ना कि बीफ का मांस नहीं खाया जाता, तो होना चाहिए ऐसा कि भाई मांस खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आप गायों को भी क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो झगड़ा करने वाली बात हो गई। और जो झगड़ा नहीं करना चाहता वो कहता है कि चलो यार बीफ को छोड़ो, कोई अन्य माप लेते हैं, यानी गाय को नहीं मारना है, किसी का पवित्र पशु है। तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है, बाकी सारी चीजें अपने आप चलती रहती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जगह के भेद हैं। उस शासक अपनी विजयों का लोखा जोखा रखते थे। जैसे बहुत सारे शासक अपने विजयों के बारे में सिक्के खुदवाते थे, है ना, पत्थरों पर लिखवाते थे, ताम्रपत्र बनवाते थे। जैसे समुद्रगुप्त, हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त के लिए गए। अशोक ने क्या किया, अशोक ने अपनी प्रजा को संदेश दिया, किसके माध्यम से, अपने अभिलेखों के माध्यम से। ये अलग अलग चीजें हैं, कोई कुछ क्या करता है। अब अर्थशास्त्र जब लिखी गई ना, चाणक्य ने लिखी, तो उसमें राजनीतिक परिचय दिया, राजनीतिक जीवन कैसा होता है ना, राजनीति को कैसे बनाया जाएगा, राजा क्या होगा, दोस्त क्या होंगे, मित्र यार क्या होंगे, कैसे राजा बेहतर बनाए बनेगा, है ना, तो उसके बारे में चर्चा की गई है। तो सबका अपना अपना एक अलग अलग मोटिवेशन होता है। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जैसे हमने कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में पढ़ा है अशोक के। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। इसीलिए भारत में जो आर्थिक इतिहास है ना वो कम मिलता है, सामाजिक इतिहास कम मिलता है, कृषकों का इतिहास कम मिलता है ना, शिल्पकारों का इतिहास कम मिलता है, क्योंकि वो लेखा जोखा नहीं रखते थे। व्यापारियों के कारवां का इतिहास मिल जाएगा, क्योंकि वो लेखा जोखा रखते थे। शासकों का मिल जाएगा, ठीक है, ब्राह्मणों का मिल जाएगा, लेकिन इसका नहीं मिलेगा, व्यापारियों का नहीं मिलेगा, शिकारियों का नहीं मिलेगा, मछुआरों का, क्योंकि ज्यादातर पढ़ना लिखना भी नहीं जानते होंगे, हो सकता है। अब तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000, है ना, या कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जैसे देखा होगा ना, जीरो के बाद, जैसे ईसा का जन्म हुआ उसके बाद 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 3000 ईस्वी, उसके पहले हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। और जैसे 2500 ईसा वर्ष से स्टार्ट हुआ, तो -2400, 1600, 1500, धीरे धीरे घटते हुए क्रम में आएगा। दिन जीरो हो जाएगा, जीरो के बाद 1 से स्टार्ट होगा। ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा के पहले के रूप में जानी जाती हैं। हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं, बीसी क्या बोलते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले। एडी भी बोलते हैं, हिंदी में ईसवी लिखा जाता है, एनो डोमिनो कहा जाता है, यानी दो लैटिन शब्दों से। इसका मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब हो एनो डोमिनो, यानी ईसा के जन्म के बाद। कभी कभी एडी की जगह पर सीई लिखा जाता है, या बीसी लिखा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, या बीसीई लिखा जाता है, या सीई अक्षरों का प्रयोग, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले के लिए। और अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। तो वो सारी चीजें हैं, तो आप इनको एक जगह लिख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा यानी ईसा पूर्व, ठीक है। और कॉमन एरा को ईस्वी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा को ईसा के जन्म के पहले। और भारत में तिथियों के प्रयोग लगभग 200 वर्षों से पूर्व आरंभ हुआ। इसके पहले कई प्रकार के मैप होते थे, जैसा कि हमने पढ़ा, है ना। अभिलेख सतहों पर उत्कीर्ण करवाए, कैसे कैसे मिले, सिक्कों पर मिले, पुरातात्विक से सिक्के मिल सकते हैं, आपको बर्तन मिल सकते हैं, अभिलेख मिल सकते हैं। कुछ समय बाद आएंगे तो आपको क्या बोलते हैं, पांडुलिपि भी मिल जाएगी। भोजन के उनके संग्रह, थोड़े बहुत संग्रह मिल सकते हैं, जले हुए बर्तन मिल सकते हैं, हड्डियां मिल सकती हैं, लाशें मिल सकती हैं जो दफनाई गई होंगी, घर मिल सकते हैं, जीवनयापन का पता लग सकता है, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। अब जैसे देख सकते हो कुछ चित्र हैं संग्रह के माध्यम से बनाए गए हैं।
रोसेटा नाम का कस्बा है। रोसेटा कहाँ का? मिस्र का उत्तरी तट का ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं यूनानी मिस्र 2 प्रकार में है। कुछ विद्वानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्हें बताया गया राजाओं रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए जाते थे। वर्तमान में जैसे देखा होगा ना, किसी के घर के बाहर चीजें मिल जाती हैं, तो उस तरह इसे कारतूस कहा जाता था। वर्तमान में कारतूस किसे कहते हैं? तो गोली होती है उसको बोलते हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों और समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए हैं, देख सकते हो। एल अक्षर किसके लिए? शेर के लिए। ए अक्षर चिड़िया के लिए। डी और टी ये हाथ जैसे कुछ के लिए। ये ऊ के लिए है। ये टी है। ये पी बोलते हैं इसको। इसको यम के आकार में। ये आई के अक्षर हैं। ये एस। ये सारी चीजें देख सकते हो। ये पट्टियां हैं, इसमें राजाओं के नाम अंकित हो, उस समय की भाषा है। उपयोगी शब्द यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। कुछ आरंभ महत्वपूर्ण देती हैं, जैसे 8000 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, 4700 ईसा पूर्व गंगा घाटी के नगर एवं मगध का बड़ा राज्य, 2500 ईसा पूर्व, वर्तमान लगभग 2000। नर्मदा नदी, मगध पहला बड़ा राज्य था। नर्मदा नदी क्या है? गारो पहाड़ियां, सिंधु और उसके सहायक नदियां, यहाँ प्रथम नगरों का निर्माण हुआ। गंगा घाटी, गंगा घाटी में आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। और नर्मदा घाटी लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास के नगर होंगे। या आके गारो पहाड़ियां में सारी चीजें दी नहीं है। नर्मदा घाटी को आप क्या बोल सकते हैं? आके तो संग्रहण के लिए। मगध पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियां ये मिल जाएंगे। सिंधु सहायक नदियां, इसके किनारे प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हुई। गंगा घाटी आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिलते हैं यहीं पर। पांडुलिक अभिलेख में क्या अंतर है? पांडुलिक भुर्ज के पेड़ छालों पे लिखी जाती है। अभिलेख क्या है? पत्थरों पे लिखे जा सकते हैं, धातुओं पे लिखे जा सकते हैं। ठीक है? ये सारी अध्याय प्रश्न है, तो इसको बेसिक चीजें सीख लेते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं। अगला हम ये शुरू करेंगे तुषार की रेल यात्रा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।